मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली जी से कि वो संबोधित करने के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हम सबके मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता श्रद्धेय अडवाणी जी, एनडीए के संयोजक श्री शरद यादव जी, मंच पर बैठे हुए एनडीए के विभिन्न घटकों के नेतागण और मित्रों, आज की ये ऐतिहासिक रैली आरंभ है एक संघर्ष का, और इस संघर्ष का आरंभ है कि केवल विरोधी दलों का ये विपक्ष और ये विरोध जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो संसद की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा। संसद का सत्र समाप्त हो गया। आज इस संघर्ष को जनता के सामने हम लेकर जा रहे हैं। हमारे साथी अनंत कुमार जी ने बताया कि इस प्रकार की रैलियां एनडीए की ओर से बड़ी मात्रा में सारे देश में होने वाली है, और उद्देश्य इस बात का है कि इस लड़खड़ाती हुई सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को, इस देश को प्रशासन न दे पाने वाली सरकार को, इसका जनता के अदालत में जाकर हम पर्दाफाश करें। आज तक मित्रों इस देश के इतिहास में नहीं हुआ कि चुनाव जीतने के पहले वर्ष में या दूसरे वर्ष में किसी सरकार की ये हालत हो गई हो कि उस सरकार के प्रधानमंत्री को देश के सामने बार बार कहना पड़े कि मेरे पास छुपाने लायक कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री इतने डिफेंसिव हो गए हो कि इनको ये कहना पड़े, जिस जांच समिति की विपक्ष मांग कर रहा है मैं उसके सामने तो नहीं जाऊंगा, किसी अन्य जांच में जाकर मैं बयान देने को तैयार। क्या कारण है मित्रों कि आज इस कांग्रेस की सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की विश्वसनीयता जनता के सामने इतनी कम हो गई कि आज उस सरकार को इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि पूरे देश के अंदर माहौल बन जाए कि जनता के सामने इतने बड़े घोटाले जनता के पैसे के इस सरकार ने किए हैं। कांग्रेस का मित्रों इतिहास रहा है कि जब कभी भ्रष्टाचार का घोटाला होता है कांग्रेस के शासन में, तो किसी प्रकार से उसको दबाने का प्रयास किया जाए। 1986 का किया हुआ भ्रष्टाचार, बोफोर्स का कांड, 25-30 साल तक कांग्रेस की सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। क्या परिस्थिति थी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड हुआ, कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्योंकि उस भ्रष्टाचार के कांड में डूबा हुआ था और इसलिए बार बार किसी प्रकार से सीबीआई जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करती रही। ऐसा एक कांड नहीं था, पीसीओ कांड थे। अगर 80 के दशक का प्रधानमंत्री कार्यालय बोफोर्स में था तो नरसिम्हा राव जी के परिवार तक पहुंच गया था, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ जहां उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी मुकदमे चले थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ वो पूरे देश के सामने हैरानी का विषय था। 2004 में जब पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला काम किया कि जब अपनी मंत्रिपरिषद बनाई थी तो 7 ऐसे दागी मंत्री जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे थे, उनको अपनी मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल कर दिया। पूरे देश में उस वक्त विरोध हुआ था।
थी उस वक्त ईमानदारी की एक दुआई। पहले वर्ष के अंदर इतना बड़ा बोलकर का कांड हो गया। विदेश नीति को एक प्रकार से बेचा जा रहा था। 2007 में ये जो 2G स्पेक्ट्रम का कांड है, ये क्या है? आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने के लिए बार बार बयान देते हैं। मित्रों, जब टेलीफोन का विभाग सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र के लिए खुला था, तो याद करिए वो वक्त जब कांग्रेस की सरकार में 1 मिनट टेलीफोन पे बात करने के 16-17 रुपए लगते थे। ये परिस्थिति थी जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी। वाजपेयी जी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए थे जिसकी वजह से इस देश में जो टेलीफोन की सुविधा प्राप्त नहीं थी जनता को, वो आम आदमी तक पहुंच गई। वो वक्त था जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टेलीडेंसिटी, कि 100 में से कितने लोगों के पास टेलीफोन है? 0.8 यानी 1% से कम के पास था। सेवा महंगी थी। वाजपेयी जी ने 3 निर्णय ऐसे लिए। पहला निर्णय ऐसा कि जो मुनाफा कमाएगी टेलीफोन की कंपनी, उसका एक हिस्सा सरकार के साथ उसको बांटना पड़ेगा। दूसरा निर्णय लिया कि विभिन्न प्रकार की तकनीक जो आ रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसके लिए इस विभाग को खोल दिया। और तीसरा निर्णय लिया कि जो कांग्रेस ने कहा था कि एक क्षेत्र के अंदर केवल 2 लोग टेलीफोन चलाएंगे, उसको खोल के विभिन्न लोगों को इसकी अनुमति दे दी। आज उसका ये असर है कि 1% से कम टेलीफोन, आज इस देश की टेलीडेंसिटी 65% से आगे बढ़ चुकी है। वो वाजपेयी जी की उस सरकार के निर्णयों का असर था। वो वाजपेयी जी की सरकार के निर्णयों का असर था कि 16 रुपए का 1 मिनट आज 25 पैसे और 50 पैसे के अंदर टेलीफोन की सुविधा गांव-गांव के अंदर उपलब्ध होगी। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, जब कांग्रेस की सरकार आई तो हमें पहले तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी के पास अधिकार नहीं है, शायद विभाग बांटने का काम कोई अन्य गैर संवैधानिक केंद्र करता है। लेकिन वो इशारा भी हमारा गलत निकला। अब जो सामने समाचार पत्र और टेलीविजन पे सुनने को मिलता है, तो सब बातें स्पष्ट होकर सामने आई हैं। उससे तो ये भी स्पष्ट हो गया कि ये काम राजनीतिक लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यवसायी घराने कर रहे थे, उनके दलाल कर रहे थे। किस प्रकार के विषय समक्ष जनता के आ रहे हैं? कौन से राजनीतिक दल को टेलीकॉम का विभाग दिया जाएगा, ये औद्योगिक घराने और दलाल तय कर रहे थे। उस राजनीतिक दल डीएमके में किस व्यक्ति को दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा, ये भी फैसला औद्योगिक घराने और दलाल कर रहे थे। लाइसेंस देने की और स्पेक्ट्रम बांटने की नीति किस प्रकार की होगी, वो नीति भी वही लोग बना रहे थे। उस नीति को कार्यान्वित करने का काम भी वही लोग कर रहे थे। और इसका असर ये हुआ कि 2007 और 2008 में जब टेलीफोन की सेवा बढ़ चुकी थी, जब स्पेक्ट्रम की कीमत आसमान को छू रही थी, आपने 2001 के दाम के ऊपर अपने चुने हुए लोगों को वो बांट दिया। चयन प्रक्रिया में बेईमानी थी, जिस दाम के ऊपर दिया गया उसमें बेईमानी थी। और उसका असर यह हुआ कि जिन घरानों ने खरीदा वो कोई टेलीफोन चलाने वाले घराने नहीं थे, वो बिल्डर थे, रियल एस्टेट का काम करते थे। ये लाइसेंस और स्पेक्ट्रम लेकर विदेशी कंपनियों को बेचना आरंभ कर दिया, जिसकी नीलामी सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार ने नीलामी नहीं की, सरकार ने अपने चहेता लोगों को दे दिया, कम दाम पे दे दिया, और वो लोग निजी नीलामी कर विदेशी कंपनियों को वो आगे बेच रहे थे।
और एक एक रात के अंदर हजारों करोड़ रुपए वो लोग कमा रहे थे। इस देश के सीएजी ने कहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा कि 1,76,000 करोड़ का घाटा केवल इस भ्रष्टाचार की वजह से इस देश को हुआ है। आज 2.5-3 वर्ष से एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2009 के चुनाव में और उसके बाद बार बार संसद में इस विषय को हम उठाते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। अब तो लगता है कि मीडिया के लोग भी उस वक्त कम सुनने और लिखने को तैयार थे। उन व्यक्तियों को मंत्री बनाने में भी वो साथी लगे हुए थे। ये परिस्थिति उभर कर सामने आई है। आप वो कांड सुन लीजिए। इस देश की न्यायपालिका की क्या स्थिति है, इस देश के औद्योगिक घरानों की क्या स्थिति है, इस देश के मीडिया की क्या स्थिति है, इस देश का मंत्रिपरिषद कैसे बनता है, इस देश के मंत्रियों के बंटवारे के कामकाज के कैसे होते हैं। देश की हर लोकतांत्रिक संस्था उसके स्वास्थ्य को लेकर, उसकी ईमानदारी को लेकर चिंता का विषय बन जाता है। और आज हमारी मांग क्या है, जब सब स्वीकार कर रहे हैं कि बेईमानी हुई, केवल स्पेक्ट्रम घोटाले की बेईमानी नहीं, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ कॉमनवेल्थ गेम का, ये केवल कांग्रेस की नालायक सरकार थी कि एक नकारात्मक भावना इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आसपास बन जाए, बेईमानी उसमें हो जाए। और आज हमारी मांग क्या है, ईमानदारी से इसकी जांच कर लो। पिछले 7 वर्षों में जो सीबीआई की हालत कांग्रेस सरकार ने की है, कोई एक आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि सीबीआई ईमानदारी से जांच करने की परिस्थिति में है। सीवीसी जो सीबीआई की नियुक्तियां करता है, सरकार के भीतर ईमानदारी रहे इसका फैसला करता है। जब सीवीसी का चयन हो रहा था तो बेचारी सुषमा जी बैठी हुई विरोध कर रही थी, कम से कम इस पद के ऊपर तो बेईमान आदमी को मत बिठाओ। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, मीडिया पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि वो नियुक्ति तो निजी तौर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपने स्वयं की थी। अगर प्रधानमंत्री के पास छुपाने लायक कोई विषय नहीं है तो इस बात का जवाब दे दें कि एक बेईमान आदमी को लाकर जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसको सीवीसी आपने कैसे बनाया। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि इस देश की सीबीआई को भ्रष्ट करने में कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी भूमिका सबसे प्रखर रही। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि टेलीकॉम का विभाग किसके कहने पर श्री ए राजा को आपने दिया था। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि जब ये कांड 3 साल पहले हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, आप दूसरी दिशा में क्यों देखने लग पड़े थे। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि जब बार बार ये विषय मीडिया में या संसद में आता था तो 3 साल में आपने अपनी उंगली भी उठाने का काम नहीं किया था, उस व्यक्ति को पद से हटाने का काम नहीं किया था। मित्रों, अगर विपक्ष संसद की कार्रवाई को न रोकता तो ये भी सच्चाई है कि श्री ए राजा अपने पद के ऊपर आज भी बने हुए होते, आज भी सीबीआई के छापे ना पड़ रहे होते और आज भी ये सरकार और प्रधानमंत्री जो कटघरे में खड़े हैं वो उस कटघरे के अंदर खड़े ना होते। आज इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका, मीडिया, मंत्रिपरिषद का बनना, सरकार का चलना, नीति का निर्माण होना, ये फैसले कौन करेगा? ये सीबीआई करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक संसद की समिति है जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखती है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये अकाउंट और ऑडिट का मामला नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है। और इस देश की संसद अपने
अपना मुंह नहीं मोड़ सकती और इसलिए इसकी जांच केवल संसदीय समिति के माध्यम से हो सकती है। कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं जो इस देश के लोकतंत्र के अंदर इस बात का निर्णय कर पाए। आज इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए हम सामने आए हैं और हमारा सौभाग्य इस बात का है कि आज एनडीए के सब साथी एक इकट्ठा हैं और उसके साथ साथ इस देश के अन्य विरोधी दल जो हमारे साथ एनडीए में नहीं है वो भी अपनी तौर पे संसद के अंदर खड़े होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से प्रधानमंत्री जी को लगता है तो मुझे इस शक के दायरे से बाहर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री शक के दायरे में नहीं हो सकता। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ईमानदारी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाइए, उसका गठन कर दीजिए और जो सवाल हमने पूछे हैं उन सवालों का जवाब दे दीजिए। और अगर इन सरकार सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो नैतिक आधार के ऊपर अपना पद छोड़ दीजिए। देश के अंदर अविश्वास की भावना के साथ सरकार चल नहीं सकती, प्रधानमंत्री चल नहीं सकते। केवल विपक्ष को ताने मारना या आरोप लगाना अब कांग्रेस के मित्रों को याद रहे, ये चलेगा नहीं। इस देश के राजनीतिक एजेंडा पर कीमतों का नियंत्रण न कर पाना, भ्रष्टाचार करना आज राजनीतिक एजेंडा पर ये सबसे आगे आ चुका है। कांग्रेस के अधिवेशन ने कोशिश की थी उस एजेंडा को बदलने में, लेकिन वो विफल रहे और आप सबका समर्थन रहा तो ये आंदोलन भी हमारा सफल होगा। और जो इसके लिए राजनीतिक और दृष्टि से जिम्मेवार हैं, हर एक के खिलाफ कार्रवाई करके एनडीए के नेता अपने चैन की सांस लेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और हम लोगों का उत्साह बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।